वेलकम टू न्यूज टू जीके बाय रहनी क्लासेस। आज की क्लास शुरू करने से पहले लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ थिंग्स वी डिस्कस्ड यस्टरडे। तो कल की पहली न्यूज जो हमने डिस्कस की थी, इट वाज सुप्रीम कोर्ट एक्स जज टू हेड 5 मेंबर पैनल टू प्रोब पुलिस एक्सेसेस। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के टाइम पर जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी को हेड कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के ही एक रिटायर्ड जज। हिज नेम इज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। इसके अलावा एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, देन रिटायर्ड डीजीपी एंड रिटायर्ड हेड ऑफ सीबीआई, ये भी इस पैनल के पार्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस DCs in Punjab, J&K, other border states, UTs empowered to grant citizenship। हमने बात की थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, जिसमें हमने देखा कि कैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं, उनको इंडिया में इजीली सिटीजनशिप मिल जाए, इसके लिए कुछ चेंजेस 2019 में करे गए थे। अब उन्हीं के चलते बॉर्डर स्टेट्स में डीसीज को परमिशन मिल गया है दैट दे कैन ग्रांट सिटीजनशिप। और फिर इसमें हमने सिटीजनशिप के आर्टिकल्स की बात की थी, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान है, उसके आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में क्या आता है? सिटीजनशिप के नॉर्म्स आते हैं। ठीक है। देन हमने बात की थी गांधी जी के जो हैंड रिटन नोट्स थे, जो उन्होंने अपने एक साथी फ्रीडम फाइटर को, आनंद टी हिंगोरानी को उन्होंने भेजे थे हैंड रिटन नोट्स, तो वो कंपाइल होकर देवर ऑक्शन्ड फॉर मोर देन 16 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर हमने फ्रीडम फाइटर आनंद टी हिंगोरानी जी की बात की थी। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन की बात हुई थी। जम्मू श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो अलग अलग फेसेस के बाद तैयार हुआ है, 1 2 5 3 4 5 6 6 फेसेस में जो उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो प्रिपेयर हुआ है 2005 से, जिसके मींस कुछ स्ट्रेचेस जो 2005 से बनते चले आ रहे थे वो पूरा हो चुका है, उसके बारे में भी हमने बात की थी, जिसमें हमने अंजी ब्रिज, अंजी खड्ड के ऊपर जो ब्रिज है अंजी ब्रिज, और चनाब ब्रिज, इन दोनों ब्रिजेस की भी हमने बात की थी। अंजी ब्रिज इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज, और चनाब ब्रिज दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। इन दोनों ब्रिजेस की भी हमने बात की थी। और T49 टनल। देन नेक्स्ट न्यूज वाज रिगार्डिंग सर्जियो गौर, एम्बेसडर ऑफ यूएस टू इंडिया, जो पहले कश्मीर गए थे, उसके बाद लद्दाख पहुंचे थे। और कश्मीर में जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, उसके प्रोटेस्ट में पाकिस्तान ने कुछ एक्शन लिया था। इन द सेंस जो इंडियन हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उसके बाहर उन्होंने कुछ चेंजेस करे थे, और इंडिया ने भी पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में है उसके बाहर कुछ उन्होंने भी चेंजेस वैसे ही कर दिए। और इसके अलावा पाकिस्तान ने अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव जो पाकिस्तान में है, ही वॉज ऑल्सो समन्ड बाय पाकिस्तान टू क्वेश्चन कि कैसे यूएस के ऑफिशियल्स, हाउ दे कुड से दैट कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद हमने बात की थी कैबिनेट नॉड टू हाई कोर्ट बेंच इन लद्दाख। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच बनने वाली है लद्दाख में, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। देन गवर्नमेंट अलाउज ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट टू चेक प्राइस राइज। शुगर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दिया है। इस तरह से गवर्नमेंट प्राइसेस मैनेज कर लेती है। अगर सप्लाई कम है तो इंपोर्ट किया जा सकता है, अगर
प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो एक्सपोर्ट अलाउड कर दिया जाता है, ताकि बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर एट अ बैलेंस। देन सदर्न काउंसिल मीट की हमने बात की थी, और इंडिया के जो 6 जोनल काउंसिल्स हैं उनमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं। सदर्न काउंसिल की जो मीटिंग हुई मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी के अंडर, तो उसमें जो सदर्न स्टेट्स 5 सदर्न स्टेट्स की बात हुई थी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यस, तो इन 5 स्टेट्स, साथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो ये 5 स्टेट्स 2 यूटीज। तो इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर सदर्न जोनल काउंसिल बैठक हुई, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन और वाटर डिस्प्यूट्स, ऐसे मुद्दे, ड्रग अब्यूज, तो ऐसे मुद्दे वहां पर इन पे चर्चा हुई। देन अनदर न्यूज वाज इंडिया जापान डीपन डिफेंस टाइज विद मैरीटाइम कोऑपरेशन डील। इंडिया और जापान के बीच जो डिफेंस टाइज हैं उनमें एक स्टेप इंक्रीज अहेड जाते हुए मैरीटाइम कोऑपरेशन में इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिपेयर्स, पोर्ट शेयरिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इन सब पे काम किया जाएगा। बीएनपी स्टालवर्ट आलमगीर विंस रेयर बांग्लादेश प्रेसिडेंट रेस। बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के ही चुने गए हैं। उनका नाम है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। और फिर सिंकफील्ड ओपन, जिसमें प्रज्ञानंदा वॉज एट रनर अप प्लेस। और सिंगल्स जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है दिल्ली में, तो उसमें सिंगल प्लेयर्स पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी, दे फिनिश्ड देयर थिंग्स, मींस दे वर आउट ऑफ द गेम। पर जो डबल प्लेयर्स है दे वर स्टिल इन द गेम। तो ये हमने बात की थी। तो ऐसी कुछ न्यूज हमने आज कल डिस्कस की थी। नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज फर्स्ट न्यूज, इट वाज रिगार्डिंग, द न्यूज वाज सेंटर स्टॉप्स रेवंत फ्रॉम फ्लाइंग टू यूएस ओवर ममदानी मीट। तो यहाँ पर हम कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, अनुमूल रेवंत रेड्डी, अनुमूल रेवंत रेड्डी, तो एक डेलीगेशन के साथ पहले ये पहुंचे थे यूके, और वहां से ये जाना चाह रहे थे यूएस। पर यूएस जाने का इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से परमिशन नहीं मिला, क्योंकि जो भी उनके कंसर्न्स थे उनको, उन्होंने इसको बोला कि ये रेवंत रेड्डी जो है यूएस नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कुछ इसमें कंस्ट्रेंट्स लगा दिए। हालांकि रेवंत रेड्डी का कहना था कि ही वॉज गोइंग टू यूएस टू प्रमोट तेलंगाना एज अ नॉलेज हब, नॉलेज एंड स्किल हब। ठीक है, पर गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली ऐसा सोचना था कि देयर ही में बी मीटिंग न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी, जिन्होंने पहले भी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ गलत टिप्पणियां की थी। तो ऐसा एक चीज सामने आई है जहां पे रेवंत रेड्डी को यूएस जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अलाउ नहीं किया है। तो यहां से हम एक दो चीजें ले सकते हैं। एक तो न्यूयॉर्क के मेयर का नाम क्या है, जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क यूएस का एक हम बोल सकते हैं जैसे इंडिया में मुंबई है,
चाहे वो कैपिटल नहीं है बट इट इज द इकोनॉमिक कैपिटल। उसी तरह न्यूयॉर्क कैन बी सीन एज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ यूएस। तो वहां के मेयर हैं जोहरान ममदानी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम हैं, तेलंगाना सीएम। और कौन सी पार्टी के हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये चीज भी हम यहाँ से ले सकते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर, तेलंगाना के सीएम, तेलंगाना के सीएम की पार्टी। अब तेलंगाना के रिगार्डिंग कुछ एक दो चीजें हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तेलंगाना इज द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द न्यूएस्ट स्टेट। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना का जो तेलंगाना जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो लागू 2 जून 2014 को हुआ था। इससे पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को सेपरेट करा गया। और अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो तेलंगाना पहले भी एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर रह चुका है। 1947 में when we got independence, there was one Nizam, Hyderabad state was there, or we can say Nizam of Hyderabad। तो हैदराबाद स्टेट थी। उसके बाद एक ऑपरेशन पोलो होता है 1948 में, और हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया जाता है, ऑपरेशन पोलो। ठीक है। और 1953 में ऑपरेशन पोलो के अंडर हैदराबाद स्टेट जो था वो इंडिया में मिल जाता है। और ये हैदराबाद जो निजाम निजाम था हैदराबाद का, तो वो एरिया उसमें कौन कौन सा था? महाराष्ट्र का कुछ एरिया कर्नाटक, और मॉडर्न डे जो तेलंगाना है उसको कंबाइनली हम हैदराबाद स्टेट उस समय का देख सकते हैं, जो निजाम के अंडर था। तो दे रिफ्यूज टू कम अंडर इंडियन अम्ब्रेला। 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसके तहत उन्होंने ये हैदराबाद स्टेट को इंडिया में शामिल हो गया। हैदराबाद स्टेट इंडिया में शामिल हो गया। तो 1950, तो इसके चलते जो तेलंगाना था वो हैदराबाद स्टेट का पार्ट बन गया। तेलंगाना बिकेम पार्ट ऑफ हैदराबाद स्टेट। 1953 में आंध्र प्रदेश आंध्रा स्टेट वाज फॉर्म्ड। अब ये आंध्रा स्टेट कैसे बनी थी? जो अर्स्टवाइल मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको रिमूव करके ये तेलंगाना स्टेट बना था, सॉरी आंध्रा स्टेट बना था। और 1956 में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट, जिसके चलते दिस न्यूली फॉर्म्ड आंध्रा स्टेट प्लस तेलंगाना केम टुगेदर टू फॉर्म आंध्र प्रदेश। ठीक है। पर इसमें ऐसा देखा गया था कि ये वाला जो आंध्रा स्टेट का रीजन था दैट वाज मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू तेलंगाना। तो तेलंगाना को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उस समय पे दिए गए थे। और तेलंगाना में ऐसा टाइम टू टाइम ये बात उठती रहती थी कि जो हमें प्रिविलेजेस डिसाइड किए गए थे वो सब प्रिविलेजेस हमें नहीं मिले, जिसके चलते वहां पर बाद में भी कुछ प्रोटेस्ट हुए, जिनमें हम देख सकते हैं कि वहां पर एक 1969 में जय तेलंगाना प्रोटेस्ट करके हुआ था। 1969 में जय तेलंगाना प्रोटेस्ट। और बाद में 2001 में केसीआर, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन करते हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति। और तेलंगाना की
मुद्दे की डिमांड बढ़, तेलंगाना बनाने की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और फिर एक कमेटी बनाई जाती है 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, श्री कृष्णा कमेटी, और इनकी रिकमेंडेशन पर फाइनली 2014 में जो है तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट बन जाता है। तो मतलब 1956 में आंध्रा के साथ ये तेलंगाना मिला था, और जून 2014 में फिर से ये तेलंगाना सेपरेट हो जाता है। और तेलंगाना के अब के सीएम कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेवंत रेड्डी। तो ये कुछ चीजें हम यहां से ले सकते हैं। और जब ये आंध्र स्टेट पहले बना था तो इसका कैपिटल हुआ करता था कुर्नूल, और जब ये तेलंगाना के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश बन गया तो फाइनली इसका कैपिटल जो है वो हैदराबाद कर दिया गया। और अभी जो हैदराबाद है, इट इज कैपिटल ऑफ तेलंगाना, और आंध्रा की कैपिटल अभी अमरावती है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज। यूएस एनवॉय गौर ends Ladakh tour with Thiksey monastery visit. यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर, हमने बात की थी कि वो पहले श्रीनगर और फिर लद्दाख पहुंचे थे। तो लद्दाख में ही वेंट टू थिक्से मोनेस्ट्री। तो ये लद्दाख का एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क प्लेस है, थिक्से मोनेस्ट्री। ठीक है, इट रिजेंबल्स द पोटला पैलेस ऑफ तिब्बत, दैट वाज द विंटर रेजिडेंस ऑफ दलाई लामा। ठीक है, तो ये थिक्से मोनेस्ट्री गए थे, और थिक्से मोनेस्ट्री में एक और नोटेड चीज है, दैट इज वहां पर एक 15 मीटर का स्टेचू है, 15 मीटर स्टेचू ऑफ मैत्रेय बुद्धा, मैत्रेय बुद्धा और फ्यूचर बुद्धा। तो इस मोनेस्ट्री में, ये जो मोनेस्ट्री है लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री जहां पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस कैंपस को दे कॉल इट मोनेस्ट्री। और ये पोटला पैलेस को रिजेंबल करती है। पोटला पैलेस को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तिब्बतियों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। और ये पोटला पैलेस जो है, अभी ऑब्वियसली इट इज इन अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना, और एंड इट इज इन मार्पो री हिल, मार्पो री हिल। तो यहाँ पर ये पोटला पैलेस ऐसा है। तो सर्जियो गौर कहाँ गए? थिक्से मोनेस्ट्री। तो ये मोनेस्ट्री कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख में लेह के पास ये मोनेस्ट्री पड़ता है, तो वहां पर इनका जाना हुआ। लद्दाख स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। गलवान क्लैशेस में 2020 में भी ये चीजें सामने आई थी। हालांकि सर्जियो गौर ही डिडंट मीट दलाई लामा ओवर देयर। दलाई लामा जो कि तिब्बतन धर्म गुरु है, वो भी वहीं पर थे, लेह में ही उस समय पर। दलाई लामा के साथ इनकी कोई भी मुलाकात नहीं हो पाई। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्वीट डिलेमा। देयर वाज वन एडिटोरियल बाय नेम ऑफ स्वीट डिलेमा। तो इसमें हम छोटी सी एक बात डिस्कस कर लेते हैं। अभी ऐसा देखने में आया है कुछ दिन से दैट शुगर प्राइसेस आर गोइंग अप, और इसी में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने 1 लाख मेट्रिक टन शुगर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दिया। नाउ इट इज क्लेम्ड कि जो शुगर केन दैट वाज सपोज टू गो फॉर शुगर, इट इज बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स इथेनॉल।
और हम जानते हैं कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ इस समय चल रही है इंडिया में, जिसको हम E20 पेट्रोल बोल रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि E20 की वजह से फार्मर्स को फायदा हुआ है, इंपोर्ट्स कम हो गए हैं, और वी आर नॉट दैट मच डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर फ्यूल, ऑल्दो वी कैन नॉट से, पर हम स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, तो उसमें कुछ पेट्रोल सप्लाई, क्रूड ऑयल सप्लाई जो है कंट्रीज में इम्पैक्ट हो रहा था। तो ऐसा देखने में आ रहा है, पर अब एक और चीज सामने आ गई है कि शुगर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। तो ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि जो शुगर केन दैट वाज सपोज टू गो टूवर्ड्स शुगर मिल्स, दैट इज गोइंग टूवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल नाउ, जिसकी वजह से शुगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो नाउ द गवर्नमेंट हैज टू बैलेंस बिटवीन बोथ फूड एंड फ्यूल हेयर, फूड और फ्यूल के बीच में गवर्नमेंट को बैलेंस करना पड़ रहा है, ऐसा चीज सामने आ रही है। पर गवर्नमेंट का क्लेम है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, शुगर का प्राइस इंक्रीज इसलिए हुआ है कि शुगर केन का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, नॉट बिकॉज इट इज बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स इथेनॉल। इट इज क्लेम्ड, गवर्नमेंट क्लेम्स कि 3/4 इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग शुगर केन, मतलब शुगर केन का इस्तेमाल सिर्फ 25% इथेनॉल में यूज हो रहा है, और 75% जो इथेनॉल बन रहा है उसमें शुगर केन ना यूज होकर दूसरे फार्म प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। सो नाउ गवर्नमेंट इज इन ए डिलेमा कि कैसे इन दोनों चीजों को बैलेंस किया जाए, ऐसा एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में मेंशन रहा। मूविंग ऑन, 62.5 thousand crore boost, India designed phones to come up in 14 months. टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से अनाउंस हुआ है एक प्रोजेक्ट ऑफ 62.5 थाउजेंड करोड़। ये प्रोजेक्ट किसके रिगार्डिंग है? मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है 62,500 करोड़ रुपीस का। तो इसमें 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक ये स्कीम चलने वाली है, वेयर गवर्नमेंट विल सपोर्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, but there is a condition that everything should have been of native origin from design and intellectual property, मतलब सब कुछ इंडियन होना चाहिए। तो ऐसे मोबाइल हैंडसेट्स के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है। एंड अश्विनी वैष्णव हैज इवन पॉइंटेड दैट गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 3 players in this sector, but they have not been openly talked of। 3 इंडस्ट्रीज या 3 ग्रुप्स गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को लीडर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, ताकि जो मोबाइल फोन बने वो टोटली इट इज मेड इन इंडिया, उसका डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब मेड इन इंडिया हो। हालांकि अब भी इंडिया में मोबाइल फोन बन रहे हैं और 99.9% मोबाइल फोन्स आर इंडिया मेड। इंडिया में जो मोबाइल फोन्स यूज हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वो सारे मोबाइल फोन्स इंडिया में ही बन रहे हैं, बल्कि इंडिया इज इवन एक्सपोर्टिंग दोस हैंडसेट्स। पर वो जो मोबाइल फोन इंडिया में बन रहे हैं, दोज आर प्रोडक्ट्स ऑफ सम अदर कंपनीज, और जनरली यहाँ पे असेंबली होती हुई दिखाई देती है। पर अभी जो गवर्नमेंट का जो एम है, उसमें पूरा मोबाइल सेट फ्रॉम डिजाइन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एवरीथिंग
should come up from India only. तो इसके लिए ये दिस इज 99.2%, इसके लिए गवर्नमेंट ने 62,500 करोड़ रुपए डिसाइड किए हैं. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज इज आर्मी स्ट्रेंथन्स पंजाब बॉर्डर विथ स्पेशलाइज्ड ड्रोन बटालियन बाज. तो बाज नाम से एक स्पेशलाइज्ड ड्रोन बटालियन आर्मी ने लॉन्च कर दी है. तो ये न्यूली रेज्ड यूनिट, इसकी बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी बात हुई थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा सामने आया कि जो आने वाले वॉर्स होंगे उनमें ड्रोन्स, यूएवीज, इन सब का बहुत ज्यादा यूज रहने वाला है. तो जिसके चलते आर्मी ने डिसाइड किया था कि वो एक स्पेशल बटालियन बनाएंगे बाय नेम ऑफ बाज. और ये बटालियन पर्टिकुलरली विल बी ट्रेन्ड टू यूज एंड ऑपरेट ड्रोन्स. तो ये जो बाज बटालियन है, इसका एक यूनिट रेस किया गया है कहां? आर्मीज 11 कोर, अंडर आर्मीज 11 कोर इन जलंधर. Under Army's 11 Corps in Jalandhar, this unit has been raised. It is equipped to operate several type of drones, long range UAVs such as MQ-9B, जिसकी हमने पहले भी बात की थी. जनरल एटॉमिक्स का ये ड्रोन है. हिरोन एंड हर्म्स UAVs, ये इजराइल से हमने लिए हैं. इसके बाद DRDO के बनाए हुए घातक और दूसरी प्राइवेट कंपनीज के बनाए हुए ड्रोन्स. तो इन सब का ऑपरेशन एंड इवन यूजेस ऑफ वेपन्स ऑन दीज ड्रोन्स, ये सब जो न्यूली रेज्ड यूनिट है अंडर आर्मीज 11 कोर इन जलंधर, बाज के नाम से, तो वो बटालियन रेज हो गई है. इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की बात करें, इट इज सुप्रीम कोर्ट रिड्यूसेस प्रैक्टिस पीरियड टू 1 ईयर फॉर जुडिशियल एग्जाम्स. एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, वो नाउ अ पर्सन कैन अपीयर जस्ट विद 1 ईयर प्रैक्टिस. दैट वाज अर्लियर 3 years. तो पहले आपका 3 साल का प्रैक्टिस जरूरी होता था, उसके बाद ही आप जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते थे. पर अब आप जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम 1 साल की प्रैक्टिस के बाद ही दे पाएंगे. पर 1 साल की प्रैक्टिस के बाद एग्जाम देगा एक स्टूडेंट, उसके बाद उसका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, एंड देन देयर विल बी 1 ईयर क्लर्कशिप. तो ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है. एंड दिस प्रैक्टिस विल रिमेन फॉर 5 years. उसके बाद गवर्नमेंट चेक करेगी अगर इसमें कुछ चेंजेस, नॉट गवर्नमेंट, इसके बाद कोर्ट चेक करेगा इफ रिक्वायर्ड कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए कि नहीं. तो जो पहले 3 साल का टाइम पीरियड था प्रैक्टिस पीरियड, अभी वो 1 ईयर का कर दिया गया है, पर उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग और 1 साल का क्लर्कशिप रखा गया है. देन फाइनली वन sports news, it says Trisa Gayatri in semis assured of medal. तो हमने कल भी बात की थी कि जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो इंदिरा गांधी एरेना, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिल्ली में चल रहा है, वहां पर जो सिंगल्स प्लेयर थे इंडिया के, चाहे वो PV सिंधु थी, आयुष शेट्टी थे, दे हैड कंप्लीटेड देयर play, means they were out of the tournament. पर विमेन डबल्स में त्रिसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद, त्रिसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद, तो इनकी जो जोड़ी है, दे आर इन द टूर्नामेंट एंड दे वॉन एंड दे रीच्ड सेमीफाइनल. तो सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ हम ये देख सकते हैं कि दे आर एश्योर्ड ऑफ अ मेडल नाउ.
ठीक है, तो ऐसा भी एक न्यूज़ सामने आया है। तो दीज ऑल वर न्यूज़ ऑफ टुडे। Let us have a quick recap before we wind up. So, today's first news that we discussed was regarding Revant Reddy, Revant Reddy and Telangana। ठीक है, तेलंगाना के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ें बात की। इसके बाद अगला न्यूज़ जो हमने देखा था दैट वाज ऑफ लद्दाख विजिट ऑफ गौर, जिसमें हमने थिक से मोनेस्ट्री की बात की, जो कि लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है नियर लेह। इसके बाद एक बात हुई थी शुगर और इथेनॉल के रिगार्डिंग। Then we had a word regarding this mobile phone manufacturing scheme. Mobile phone manufacturing scheme. इसके बाद बाज बटालियन, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड फाइनली BWF। तो ये कुछ आज की हमने न्यूज़ की बात की थी। आई होप you got some idea and we were able to link it to some static GK. Continuing with the practice, we will meet in the next video. Thank you.